नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेज में। सबसे पहले तो आपको और आपके परिवार को महाराणा प्रताप जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ ही हम बात कर रहे हैं एंजाइम वाले चैप्टर की। हमें आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा एंजाइम की नामकरण पद्धति ठीक है ना। नोमेनोकल्चर मेथड्स ऑफ एंजाइम की नामकरण पद्धति। आज हमारे जो ये चैप्टर था 9 नंबर ये पूरा हो जाएगा और साथ में ये 2 नंबर यूनिट जो बॉटनी की है वो पूरी हो जाएगी। तो बच्चों आगे कौन सी यूनिट जूलॉजी की शुरू करते हैं या बॉटनी की ही जारी रखते हैं, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, पर्सनल व्हाट्सएप या फिर यूट्यूब पर मैसेज करके बता सकते हो। इस वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो कौन सी यूनिट शुरू करनी है। तो देखो, एंजाइमों के नामकरण की पद्धति कोई भी हम पढ़ते हैं, नामकरण बहुत ज़रूरी है। जैसे जंतुओं का भी नामकरण, पादपों का भी नामकरण, उसी प्रकार इनकी नामकरण पद्धति है वो रखी गई है। देखिए, एंजाइमों का नामकरण प्राय इनके क्रियाधारों के नाम के आधार पर, किसके नाम पर? क्रियाधारों के नाम के आधार पर या इनके द्वारा उत्प्रेरित क्रिया के प्रकार के आधार पर, या इनके द्वारा उत्प्रेरित क्रिया के प्रकार के आधार पर दिया गया है। ठीक है। अगर हम बात करें ड्यूक्लोक्स के प्रस्ताव के अनुसार एंजाइम के नाम के अंत में एज प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था ड्यूक्लोक्स। क्या नाम था? ड्यूक्लोक्स। इन्होंने प्रस्ताव दिया था कि एंजाइम जो भी है उनके अंत में प्रत्यय हम क्या लगाते हैं? एज प्रत्यय, ASE, एज प्रत्यय लगाकर हम, जैसे लाइपेज, माल्टेज, ठीक है, ये एज जिस हमें शब्द के पीछे मिलेगा वो निश्चित रूप से ही क्या होंगे? एंजाइम होंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद बात करते हैं आगे की। आगे देखिए, एंजाइम नामकरण को इसकी 2 विधियां प्रचलित हैं। कितनी विधियां? 2 विधियां प्रचलित हैं। उन दोनों विधियों की हम बात करेंगे। दोनों विधियां कौन कौन सी हैं? पहली विधि अगर बात करते हैं तो क्रियाधारों के आधार पर। किसके आधार पर? क्रियाधारों के आधार पर। क्रियाधारों के आधार पर, क्रियाधारों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट। इस पद्धति के अनुसार क्रियाधार के नाम के अंत में एज लगा दिया जाता है। क्रियाधार के नाम के अंत में क्या लगा दिया जाता है? एज लगा दिया जाता है तथा उस एंजाइम का नाम बन जाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी हमारे पास, जैसे फॉर एग्जाम्पल माना कि एक पन हमारे पास कोई सबस्ट्रेट है, तो प्लस एज जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? पनेज। ये एंजाइम हो जाएगा। ये हमने कोई ऐसे ही उदाहरण लिया है। मानना कि जैसे गणित में एक्स मानते हैं वैसे मानना पन, तो इसमें एज जोड़ देंगे, ये कोई सबस्ट्रेट है या क्रियाधार है, उसके अंत में एज जोड़ने पर एंजाइम का नाम है वो बन जाता है। जो क्रियाधार उसी क्रियाधार के नाम के अंत में लगाएंगे जो इस पर आक्रमण करता है। जैसे बताऊं, देखो अब हम रियल उदाहरणों की बात कर रहे हैं। जैसे सुक्रेज हो गया, माल्टेज हो गया, माल्ट से माल्टेज, लाइपेज, ठीक है। इसमें सुक्रेज जो है वो शर्करा सबस्ट्रेट, इसमें माल्ट, और लाइपेज में लिपिड्स, वसाई जिन्हें हम लोग बोलते हैं, वो हुई हैं। तो ये क्रियाधार होते हैं जो एंजाइम पर आक्रमण करते हैं। तो अंत में इनके एज जोड़कर सुक्रेज, माल्टेज, लाइपेज ये बना दिए गए हैं। एक तो ये विधि है बिल्कुल ईजी सी। दूसरा मेथड जो है, 2 नंबर मेथड्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो क्या है? देखिए, 2 नंबर मेथड है बच्चों रासायनिक क्रिया के आधार पर। किसके आधार पर? रासायनिक
क्रिया के आधार पर रासायनिक क्रिया के आधार पर। तो रासायनिक क्रिया के आधार पर बात करते हैं तो इस पद्धति में एंजाइमों का नाम जो है वो उनके द्वारा उत्प्रेरित क्रिया के आधार पर रखा जाता है, उनके द्वारा उत्प्रेरित क्रिया के आधार पर रखा जाता है, उत्प्रेरित क्रिया के आधार पर रखा जाता है। एंजाइमों का नाम किस आधार पर रखा जाता है? उत्प्रेरित क्रिया के आधार पर रखा जाता है। जैसे हाइड्रोलेज जल है, ठीक है, हाइड्रोलेज हो गया, ऑक्सीकरण की क्रिया के लिए ऑक्सीडेज हो गया, ठीक है। इसी प्रकार डीहाइड्रोजिनेज आदि। इस प्रकार से जो भी एंजाइम जो का नाम है तो वो एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित क्रिया के आधार पर ही दिया जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद हम अगर बात करें आगे तो कई एंजाइमों का नामकरण जो है वो उनके द्वारा उत्प्रेरित होने वाले क्रियाधार व अभिक्रिया की प्रकृति दोनों के आधार पर भी किया जाता है, ठीक है ना। किसके आधार पर? क्रियाधार व अभिक्रिया की प्रकृति, अभिक्रिया की प्रकृति इन दोनों के आधार पर भी किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बात करते हैं तो एल ग्लूटेमिक डिहाइड्रोजिनेज में एल ग्लूटेमिक अम्ल क्रियाकारक है। एल ग्लूटेमिक डिहाइड्रोजिनेज में कौन क्रियाकारक है? एल ग्लूटेमिक अम्ल जो है वो क्रियाधार है। इसके द्वारा उत्प्रेरित होने वाली अभिक्रिया जो है वो क्या कहलाती है? डिहाइड्रोजनीकरण। और उत्प्रेरित होने वाली क्रिया डिहाइड्रोजनीकरण। समझ रहे हो बात आप? देखो क्रियाधार व अभिक्रिया की प्रकृति दोनों के आधार पर इनको उत्प्रेरित करते हैं। तो क्रियाधार एल ग्लूमेटिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है इसमें एल ग्लूमेटिक क्या है? एक प्रकार का अम्ल है। और डिहाइड्रोजनीकरण क्या है? एक की अभिक्रिया जो है उत्प्रेरित होने वाली अभिक्रिया है। कौन? डिहाइड्रोजनीकरण। इसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय जैव रसायन संघ जो है उसने 1955 में एंजाइम के मानक एवं क्रमबद्ध नामकरण की पद्धति प्रतिपादित की थी। किसने? अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जैव रसायन संघ ने। कब? 1955 में नामकरण की जो है वो क्रमबद्ध नामकरण की पद्धति प्रतिपादित की थी। इसमें अगर हम बात करें तो एंजाइम के मानक एवं क्रमबद्ध नाम में उसकी क्रियाधार अभिक्रिया जिसे उत्प्रेरित होता है का समावेश होना बहुत जरूरी होता है। किस किस का? एक तो क्रियाधार सबस्ट्रेट और अभिक्रिया जिसके द्वारा वह उत्प्रेरित होता है, दोनों का समावेश होना चाहिए ताकि उसकी क्रियाधार अभिक्रिया व अन्य सूचनाओं का पता जो है वो चल सके। जैसे कि हम उदाहरण की बात करते हैं तो हेक्सोकाइनेज का मानक नाम, हेक्सोकाइनेज की हम बात करते हैं, इस 1955 में प्रतिपादित की गई के अनुसार हम नामकरण करते हैं। तो हेक्सोकाइनेज का मानक नाम जो होता है वो होता है एटीपी। क्या होता है? एटीपी डीहेक्सोज 6 फास्फो ट्रांसफेरेज। ये होता है मानक नाम एटीपी डीहेक्सोज 6 फास्फो ट्रांसफेरेज। तो ये नाम तो चलो हो गया, इसकी बात हम कर लेंगे। तो ये नाम कैसे हुआ? इसमें यूरिकेज मानक नाम यूरेट। इसी प्रकार अगर हम बात करें यूरिकेज का मानक नाम, किसका? यूरिकेज का मानक नाम तो यूरेट, ऑक्सीजन ऑक्सीडिरेक्टेज होता है। तो इन नामों को क्या है? ये नामकरण इस प्रकार से दिए जाते हैं। कुछ एंजाइमों के मानक नाम अत्यंत जटिल होते हैं, जैसे ये भी अत्यंत जटिल ही है हमारे लिए। तो क्या होते हैं? अत्यंत जटिल होते हैं। कुछ के जो नामकरण हैं वो अत्यंत जटिल होते हैं जिनको याद रखना कठिन होता है। इसके
लिए उनके क्या नाम दिए जाते हैं? छोटे नाम दिए जाते हैं। क्या नाम दिए जाते हैं? छोटे नाम। इस क्रिया को सहश्रुति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहश्रुति कहा जाता है। यह बात आपको याद में रखनी है। फिर से सुन लो, कुछ एंजाइम जो होते हैं मानक रूप है उनके, वो बहुत बड़े होते हैं, याद करने में जटिल होते हैं, इसलिए उनका जो नाम है वो छोटा रखा जाता है। इसे क्या बोला जाता है? सहश्रुति बोला जाता है। ठीक है, यह हमारा टॉपिक हो गया एंजाइम की नामकरण पद्धति। एंजाइम की नामकरण पद्धति। इसके बाद में हमारा इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक जो है वो रहा है कौन सा? एंजाइम का वर्गीकरण या एंजाइमों का वर्गीकरण। एंजाइमों का वर्गीकरण, इंग्लिश में इसको बोलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम इसको हम लोग बोलेंगे। देखिए क्या होता है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। एंजाइमों का नामकरण जब हम करते हैं नामकरण की जब बात आती है तो अभी अभी हमने एक नाम पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय जैव रसायन संघ। कब हुई थी स्थापना? 1955 में। इसको शॉर्ट में IUB बोला जाता है, क्योंकि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, पूरा नाम क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, इसलिए इसको शॉर्ट में IUB भी बोला जाता है। ने एंजाइमों का वर्गीकरण के लिए जो औपचारिक अभिक्रिया के उपयोग होते हैं उनकी सिफारिश की थी। औपचारिक अभिक्रियाएं जो होती हैं उनकी क्या की थी? सिफारिश जो है वो की थी। और इस आधार पर एंजाइम कमीशन ने इस आधार पर एंजाइम कमीशन जो था उसने एंजाइमों को 6 वर्गों में बांटा। कितने वर्गों में बांटा? 6 वर्गों में विभाजित किया और प्रत्येक एंजाइम को एक एंजाइम कोड की संज्ञा दी, EC। ठीक है ना, एंजाइम कोड। प्रत्येक एंजाइम को एंजाइम कोड की जो संज्ञा है वो दी थी। तो ये हमारी अब बात करते हैं वो 6 एंजाइम कौन कौन से थे। उनमें अगर हम बात करते हैं तो एक नंबर जो है वो है ऑक्सीडोरिक्टेज। देखिए आपको सभी समझ में आ जाएंगे नाम से। पहला जो है वो है ऑक्सीडोरिक्टेजेज। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा नाम है लेकिन ध्यान रखना इजी नाम है, ऑक्सीडोरिडक्टेजेज। इसकी बात करते हैं। इस वर्ग में उन एंजाइमों को रखा गया जो ऑक्सीकरण व अपचयन की अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। ऑक्सीकरण एवं अपचयन की अभिक्रिया को क्या करते हैं? उत्प्रेरित करते हैं। उनको इसके अंदर रखा गया। जो ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया को क्या करते हैं? उत्प्रेरित करते हैं, उनको इसके अंदर शामिल किया गया। इन एंजाइमों के द्वारा क्या होता है पता है आपको? इन एंजाइमों के द्वारा जो अपना क्रियाधार है उसमें इलेक्ट्रॉन अथवा हाइड्रोजन को जोड़कर या हटाकर उनका ऑक्सीकरण व अपचयन किया जाता है। हाइड्रोजन को जोड़कर या हटाकर ऑक्सीकरण या अपचयन की क्रिया। देखो नाम देखो इसका क्या, ऑक्सीडोरिक्टेज, अर्थात ऑक्सीकरण व अपचयन की क्रिया करने वाले एंजाइम। ये इसका नाम इसीलिए पढ़ा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं,
साइटोक्रोम है, साइटोक्रोम है, ऑक्सीडेज है, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज है, इसी के साथ रिडक्टेज है। ये क्या है, इसके उदाहरण है ऑक्सीकरण। ऑक्सीडोरिक्टेडेज के 2 नंबर जो है वो बिल्कुल इजी है, ट्रांसफेरेजेज। ट्रांसफेरेजेज, देखिए ट्रांसफेरेजेज क्या होता है, ये ऐसे एंजाइम है जो अपनी क्रियाधारों में हाइड्रोजन के अलावा किसी भी मूल अथवा समूह को एक क्रियाधार से दूसरे में स्थानांतरित करते हैं। सीधी सी बात है, मूलक या समूह को क्या करते हैं, एक क्रियाधार से, एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट में क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, ट्रांसफेरेजेज। क्या नाम पड़ा है, ट्रांसफेरेजेज। उदाहरण की अगर बात करते हैं तो ट्रांसएमिनेज कौन सा है, ट्रांसएमिनेज, इसके साथ ही ट्रांसफास्फेटेज, ट्रांसफास्फेटेज। ठीक है, अगर हम समूह की बात करते हैं कौन कौन से होते हैं, तो एमिनो है, फास्फेट है, मिथाइल है, थायोल है, कीटोन है, ये सब इसके समूह होते हैं जिनका स्थानांतरण होता है। 3 नंबर है बच्चों हाइड्रोलेजेज। ये भी नाम पर ही है, देखना सभी हम नाम पे, ये ऑक्सीकरण से चेन से संबंधित, ये ट्रांसफर से संबंधित, ये हाइड्रोलेजेज। हाइड्रो किसे बोला जाता है, जल को। तो जल के अणुओं को जोड़ने व निकालने वाली अभिक्रियाओं को प्रेरित करने वाले एंजाइम, जल को जोड़ने व निकालने वाली अभिक्रिया को प्रेरित करने वाले क्या कहलाते हैं, हाइड्रोलेजेज कहलाते हैं। किसी अभिक्रिया में जल के अणुओं का जुड़ना हाइड्रोनेजेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है, हाइड्रोनेजेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है। 4 नंबर है बच्चों लाइजेज। इसके उदाहरण बता देता हूँ आपको 2 नंबर के हाइड्रोलेजेज के, जैसे कि एस्ट्रेज है, कार्बोहाइड्रेज, ठीक है, इसी प्रकार न्यूक्लियस है। ये सब जलीय अणु हैं जो एंजाइम जल के जुड़ने और हटने की अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। 4 नंबर है लाइलेजेज। देखो क्या है, इस प्रकार के एंजाइम जो होते हैं वो अपना क्रियाधार में से बिना जल अपघटन किए विशेष प्रकार के सहसंयोजन बंध तोड़कर समूह का निष्कासन को उत्प्रेरित करते हैं। भाई जो भी विशेष प्रकार के बंध जो हैं, कौन से बंध, सहसंयोजक बंध जो हैं, सहसंयोजक बंध को तोड़ने का काम करते हैं बिना जल अपघटन किए हुए। बिना जल अपघटन किए हुए क्या करते हैं, जो विशेष प्रकार के सहसंयोजक बंध होते हैं अभिक्रिया में, उनको तोड़ने का कार्य करते हैं। जैसे अगर उदाहरण की हम लोग बात करें तो इसका जो उदाहरण है वो होता है एल्डोलेज। एक ही उदाहरण दिया हुआ है, ये आप याद रख लेना, एल्डोलेज। इसके बाद बात करते हैं 5 नंबर सेकंड लास्ट, आइसोमेरेजेज। देखिए इस प्रकार के एंजाइम जो हैं उनमें क्रियाधारों में अंतर आणविक पुनरावस्था के द्वारा उनकी स्थिति तथा प्रकाशीय समावी परिवर्तन होने वाली अभिक्रिया को करते हैं। ये किसको उत्प्रेरित करते हैं, स्थितिज अथवा प्रकाशीय समावेवी, ठीक है, में परिवर्तन करते हैं। में परिवर्तन करने वाली अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। जैसे
अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो फास्फो, हेक्सो, आइसो मेरेज। ठीक है बच्चों, लास्ट है आज का हमारा और इस यूनिट का और इस चैप्टर का टॉपिक लाइगेजेज। कौन सा है? लाइगेजेज। लाइगेजेज है इस प्रकार के एंजाइम जो है वो दो यौगिकों को सहसंयोजक बंध द्वारा जोड़ने वाली अभिक्रिया को दो यौगिकों को सहज संयोजक, लाइगेज का मतलब होता है जोड़ना, सहज संयोजक बंधु द्वारा जोड़ने का काम करते हैं। लाइगेज का मतलब होता है जोड़ना का काम करते हैं। जैसे अगर बात करें उदाहरण की तो पाइरूवेट, कार्बोक्सिलेज। ठीक है, इसके अलावा दूसरा उदाहरण जो है सिट्रेट सिंथेटेज। ठीक है, ईटीसी। ये लाइगेजेज के उदाहरण होते हैं। बात करते हैं परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार का आता है। तो एंजाइमों के वर्गीकरण को समझाइए, कोई एक का नाम दे सकता है, उदाहरण पूछ सकता है आपसे। तो ये हमारी बॉटनी की यूनिट नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है बच्चों, अब हम कौन सी यूनिट शुरू करें उसके लिए आप मुझे कमेंट करके आज शाम 10 बजे तक बता सकते हो। उसके बाद में मैं जो है उसका निर्णय स्वयं ले लूँगा, कौन सी करवानी है, जूलॉजी की करवाएं या फिर बॉटनी की कराएं। अगर आप बॉटनी के लिए चाहते हो तो हम तीसरी यूनिट की बात कर सकते हैं, और जूलॉजी के अंदर अगर बात करें तो 10वीं यूनिट, क्योंकि आपको मैंने 8वीं करवाया, हम 8वीं में चल रहे थे, 9वीं शायद सर ने आपको करवा दी, 10वीं यूनिट हमारे पास पूरी शेष है, वो कर सकते हैं। तो तीसरी और 10वीं में से कोई एक बता देना। आज के लिए इतना ही।